अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आयशा खालिद। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। जिना हॉस्पिटल का बर्न यूनिट 7 माह गुजरने के बावजूद ऑपरेशनल न हो सका। डॉक्टर्स और स्टाफ की असामियां तख्लीक करने का मामला सर्द खान की नजर। मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद परेशानी। डेंगू शॉक सिंड्रोम की लाखों रुपए की डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप्स ज़ायदुल मयाद हो गई। अस्पतालों में डेक्स्ट्रॉन 40 मौजूद ही नहीं। गवाल मंडी के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक, SHO मौलवी सत्तार जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल। ज़िला इंतजामिया बादामी बाग लारी अड्डे की किस्मत बदलने के लिए सरगर्म। DCO ने मास्टर प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया। शहर में नई हाउसिंग स्कीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला। ज़िले इंतजामिया और LDA ने 102 हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तब्दीली का इम्कान। चीफ जस्टिस शेख अजमत सईद ने सुप्रीम कोर्ट में जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लेस्को हुक्काम की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। बशीर आइस फैक्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस स्टेट रोड से लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। बिजली चोरों की जानिब से हुक्काम को संगीन नताइज की भी धमकी। CI इकबाल टाउन पुलिस ने दुकानदारों को लूटने वाले गिरोह को धर लिया। उधर मिल्लत पाक से लापता होने वाली नवी जमात की 2 तालिबात और फैक्ट्री से अगवा होने वाले 2 साला अली मुर्तजा को बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अरकान असेंबली का इजलास। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक देने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। मजंग में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। उधर शादरा में नून लीग यूथ विंग के ज़ेर तमाम कन्वेंशन। MNA कैप्टन सफ्तर की शिरकत। PC होटल में पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चीनी वक्त के एहसास में दोहराना। सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर की भी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा का पाकिस्तान स्वीट होम्स का दौरा। गवर्नर को इदारे की समाजी खिदमात बारे डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। USAID के चीफ इकोनॉमिस्ट थॉमस वोल्स का वक्त के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा। उधर आवारी होटल में अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की जानिब से शुगर के आर्जे की रोकथाम के मौजू पर सेमिनार। आवारी होटल में खाने फरहंग ईरान के ज़ेर तमाम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम विलादत के सिलसिले में तकरीब। नामवर समाजी और सियासी ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। तीसरी टैलेंट हंट स्नूकर चैंपियनशिप के दूसरे रोज मजीद 10 मैचेस का फैसला हो गया। और शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। मशरूबात की मांग में भी इजाफा। शहरी साए की तलाश में सरगर्दा रहे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। जिना हॉस्पिटल में 1.25 अरब रुपए की लागत से बर्न यूनिट तो बना दिया गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीता हायल होने से 7 माह गुजरने के बावजूद डॉक्टर्स और स्टाफ तैनात नहीं किया गया। जिना हॉस्पिटल में 2006 में जदीद तरीन बर्न सेंटर के मंसूबे पर काम का आगाज़ किया गया। मंसूबे पर लागत का तखमीना 1.25 अरब रुपए लगाया गया था और ऐसे 2 बरस में मुकम्मल किया जाना था। 3 बरस की ताख़ीर से अक्टूबर 2011 में बर्न सेंटर की इमारत की तामीर मुकम्मल की गई। मंसूबे के PC1 के मुताबिक डॉक्टर्स और अमले की 532 असामियाँ तख्लीक की जानी थी और बर्न यूनिट को ऑपरेशनल करने के लिए महकमा सेहत को नवंबर 2011 में 333 असामियाँ तख्लीक करने की दरख्वास्त भिजवाई गई, लेकिन 7 माह गुजर जाने के बावजूद महकमा सेहत और महकमा खजाना की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं दी गई। बर्न यूनिट को ऑपरेशनल न करने से झुलसने वाले मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू शॉक सिंड्रोम के मरीजों के इलाज के लिए मंगवाई गई लाखों रुपए की डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप्स ज़ायदुल मयाद हो गई। शॉक सिंड्रोम के इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल के पास डेक्स्ट्रॉन 40 मौजूद ही नहीं है। डेंगू वबा के दौरान गुज़श्ता बरस 25 लाख रुपए की डेक्स्ट्रॉन 40 ड्रिप्स दरामद की गईं, जिनकी मियाद खत्म हो गई है, लेकिन इनको तब्दील नहीं कराया जा सका। डेक्स्ट्रॉन 40 का स्टॉक एक्सपायर होने के बाद अस्पतालों में डेंगू शॉक सिंड्रोम का शिकार मरीजों के इलाज के लिए ये ड्रिप्स मौजूद नहीं हैं।
महकमा सेहत ने मुल्क में रजिस्टर्ड न होने पर डेक्स्ट्रॉन 40 बैरून मुल्क से दरामद की थी, लेकिन इस साल इसकी फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोई हिकमत अमली वाज़ा नहीं की गई। ना ही डेक्स्ट्रॉन 40 को रजिस्टर्ड कराने का फैसला किया जा सका है। बादामी बाग लारी अड्डा शहर से बाहर मुंतकिल करने का मंसूबा तो आगे न बढ़ सका, अलबत्ता इस तारीखी लारी अड्डे की किस्मत बदलने के लिए ज़िला इंतजामिया जरूर सरगर्म हो गई है और डीसीओ ने मास्टर प्लान तैयार करने का भी हुक्म दिया है। मज़ीद जानते हैं आसिफ जाफरी से। ये शहर का मसरूफ तरीन बादामी बाग लारी अड्डा है, जो मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। टूटी सड़कें और गंदगी के ढेर मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों के लिए भी वबाले जान बने हुए हैं। मुसाफिर खाना तो मौजूद है, लेकिन यहाँ मुसाफिरों की बजाय ट्रैफिक वार्डन्स का डेरा होता है। पंजाब बस ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद खालिद का कहना है कि लारी अड्डे के मसाइल फौरी हल करने की जरूरत है। अड्डे की सफाई का सबसे बड़ा मेजर मसला है। इन आउट गेट जो हैं बिल्कुल डैमेज हुए हैं, गाड़ियों के टायर बरस्ट हो रहे हैं, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, पीने का पानी कोई नहीं है, मुसाफिरों की सहूलत के लिए कोई मुसाफिर खाना नहीं है। अगर मुसाफिर खाना है तो वो बाउंड्री में कवर किया हुआ है, वहाँ टिकटिंग वालों का, पुलिस ट्रैफिक वार्डन का कब्जा है। शिकायत की भरमार की वजह से डीसीओ नुरुल अमीन मेंगल ने लारी अड्डे में खुद सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों से मसाइल मालूम किए। डीसीओ का कहना है कि शहर का सबसे बड़ा लारी अड्डा है और यहाँ बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आज बड़ी डिटेल्ड हमारी मीटिंग हुई है ट्रांसपोर्टर के साथ जो यहाँ पे हैं, तो 3 घंटे। उसमें कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म जो सिफारिशात है वो कर रहे हैं, मुरतब कर रहे हैं। जुमे को दोबारा मीटिंग है उसमें, तो उसमें शॉर्ट टर्म तो इंशाल्लाह हम जल्दी अचीव कर लेंगे। लॉन्ग टर्म में पूरी प्लान चीफ इंजीनियर साहब आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे इसका एक मास्टर प्लान बनाएंगे। लारी अड्डे की हालत बेहतर बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स और इंतजामिया 3 दिन में सिफारिशात पेश करेंगे, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। ज़िला इंतजामिया ने लाहौर में नई हाउसिंग स्कीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है, जबकि ज़िला इंतजामिया और LTA ने मंजूरी के बगैर शहर में कायम होने वाली 102 हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी करार दे दिया है। जराये के मुताबिक ज़िला इंतजामिया ने शहर में नई हाउसिंग स्कीम बनाने पर पाबंदी का फैसला लाहौर के नए मास्टर प्लान के बाद किया है। चंद रोज में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बगैर मंजूरी कायम की गई 50 हाउसिंग सोसाइटीज में रिजवान गार्डन, हफीज गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, लाहौर मेडिकल हाउसिंग स्कीम फेज 1, 2 और 3, अली आलम गार्डन हाउसिंग स्कीम, अशरफ गार्डन उमर खान रोड, हैबर टाउन, खनीफ गार्डन और मलकजी गार्डन शामिल हैं। इनके अलावा अल करम गार्डन, गैरिजन गार्डन स्कीम, किनाल 4-2, आमना पार्क, अल हाफिज टाउन, किबरिया टाउन और राना टाउन को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। सैफ टाउन, सरवर टाउन, सुल्तान टाउन, ताहिर टाउन, वारिस कॉलोनी, महबूब टाउन, रसूल पार्क, ताजबाग, हजवेरी टाउन, न्यू केनाल पार्क, आमर टाउन, केनाल पॉइंट स्कीम, नबील गार्डन, मियां अमीरुद्दीन स्कीम, न्यू शालीमार हाउसिंग स्कीम, मेहर फ्याज कॉलोनी, डॉक्टर सोसाइटी, हबीब पार्क और जमील टाउन की हाउसिंग स्कीमें भी गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर नुरुल अमीन मेंगल का कहना है कि इन हाउसिंग स्कीमों की ज़िला इंतजामिया या मुतलका टाउन से बकायदा मंजूरी हासिल नहीं की गई। शहरी गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों में खरीदो फरोख्त ना करें। पंजाब पुलिस ने आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत से 76 अरब रुपए का मुतालबा किया है, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब रुपए भी तलब किए गए हैं। एडिशनल IG फाइनेंस सरमद सईद ने बताया कि रवा माली साल के लिए पुलिस को मजमूई तौर पर 51 अरब रुपए का बजट दिया गया था, जबकि तरक्याती बजट सिर्फ 77 करोड़ रुपए रखा गया था। सरमद सईद ने बताया कि 75 तरक्याती स्कीमों की फिनिशिंग न होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त 82 मनसूबों पर काम जारी है, जबकि आइंदा बजट में 152 नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए 3 अरब रुपए की डिमांड की गई है। हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स 82 है जिस पे काम हो रहा है, और अनफंडेड उसमें से 75 स्कीम्स हैं, जिसमें हाउसिंग की स्कीम्स हैं, हमारे बैरक्स की स्कीम्स हैं, क्लासरूम्स की हैं, जो कि काम बाद में तो 85% से भी ज़्यादा काम हो गया है और वो अनफंडेड हो गई हैं, वो काम रुका हुआ है। लाहौर में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई है। शहरी ठंडे मशरूबात की तरफ लपक रहे हैं और साए की तलाश में सरगर्दा हैं। गर्मा में शहरी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां वाक़ होती हैं, मज़ीद जानते हैं अख्तर हयात से।
मौसम गर्मा में जब सूरज बामे रूज पर पहुंच जाता है और फजा में तमाज़त बढ़ जाती है तो इंसानों के साथ साथ परिंदे और दीगर जानवर भी सायादार जगह ढूंढने लगते हैं। गर्मी के हाथों सताए बाज मजदूर फुटपाथों पर नस्ब पत्थर के बेंचों को ही ठिकाना बना लेते हैं। पानी परिंदों के लिए आब हयात बन जाता है और इंसान ठंडे मशरूबात से गर्मी का एहसास मिटाने में कोशिशां दिखाई देते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर बाइक पे आ रहा था तो दिल किया दूध पीने को, तो यहाँ पे रुक कर दूध पिया। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसमें दिल करता है ठंडी चीज़ें खाने को, पीने को, जिसमें ठंडा पानी पीने को, ठंडे मशरूबात पीने को, ठंडा दूध पीने को और ठंडा फलूदा खाने को। सत्तू, स्कंजबीन, गन्ने का रस और दीगर फरहत बख्श खुश जायका मशरूबात के अलावा बर्फ के रंगदार गोले भी शहरियों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। बर्फ की मांग में भी इजाफा हो जाता है जो हिद्दत के बायस कतरा कतरा पिघलती रहती है, लेकिन नहर के रवां रवां सुकून बख्श पानी में डुबकियां लगाने का लुत्फ ही कुछ और होता है। दिल करता है नहाते रहिए, जितना जर गर्मी धुप हैगी ना सारा दिल करता है नहाते रहिए। गर्मी के इफेक्ट वगैरह जैसे कि गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो गई तो उसमें प्यास लगती है बंदे को, तो उसके वजह से सत्तू पीने से इसका इफेक्ट थोड़ा ठंडा होता है। मौसम गर्मा में शहरियों की खाने पीने की आदत में कुछ इस तौर तब्दीली वाक़ होती है कि ठंडे मशरूबात लोगों के लिए कशिश का बायस बन जाते हैं और इस कारोबार से वाबस्ता अफराद की चांदी हो जाती है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अख्तर हयात, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रखिए। बोली के लिए एक भी उम्मीदवार ना पहुंचने पर पार्क एंड राइड प्लाजा लिबर्टी की दुकानों की नीलामी मुलतवी कर दी गई। LDA कम्युनिटी सेंटर मुस्लिम टाउन में बोली का इनेकाद किया गया जिसमें वाइस चेयरमैन LDA आमिर असगर डार, एडिशनल DG हाउसिंग इरफान भट्टी, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहम्मद फ़हीम चौधरी और डायरेक्टर फाइनेंस ज़हीर भी मौजूद थे। बोली के आगाज़ का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया, ताहम 12 बजे तक एक भी बोली कुनिंदा ना पहुंचा जिसके बाद बोली को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। लिबर्टी पार्क एंड राइड प्लाजा के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर 15, ग्राउंड फ्लोर पर 19 और फर्स्ट फ्लोर पर 20 दुकानों जबकि रेस्टोरेंट और रूफ टॉप रेस्टोरेंट की नीलामी न की जा सकी। साबिका बोली में दुकानें हासिल करने वाले अफराद ने मौके पर पहुंचकर अफसरान के सामने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि प्लाजे में न कोई गाहक आता है और न ही दुकानें किराए पर दे सकते हैं। गवर्नमेंट RF हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तहानात में भाई की जगह पर्चा देने वाला मौके से फरार हो गया। मुस्तफाबाद में वाक़ गवर्नमेंट RF हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के बैंकिंग के पर्चे में उम्मीदवार अवैस खालिद की जगह पर्चा उसका भाई उमेर खालिद दे रहा था। सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि रोल नंबर स्लिप की चेकिंग के दौरान मालूम हुआ कि उसके पास रोल नंबर स्लिप ही नहीं थी। शक गुजरने पर मजीद छानबीन की गई तो उमेर खालिद ने इकरार जुर्म करते हुए तहरीरी तौर पर हल्फिया बयान दिया कि वो अपने भाई अवैस खालिद की जगह इम्तिहानी पर्चा दे रहा था जिसका रोल नंबर 585232 है, लेकिन उमेर खालिद इम्तिहानी सेंटर से फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि असल उम्मीदवार अवैस खालिद वल्द मोहम्मद खालिद के खिलाफ नाजायज ज़राए का केस बनाकर मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। CIA इकबाल टाउन पुलिस ने जाली क्रेडिट कार्ड तैयार करके दुकानदारों को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार करके जाली क्रेडिट कार्ड्स, लैपटॉप्स और मशीनरी बरामद करके मुल्जिमान को FIA के हवाले कर दिया है। SP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली के मुताबिक CIA इकबाल टाउन पुलिस को दुकानदारों की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी कि एक गिरोह जाली क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्हें लूट रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 अरकान शफीक, यूसुफ, फरहान और खुरम शहजाद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से जाली क्रेडिट कार्ड, 2 लैपटॉप और मशीनरी बरामद करके मुल्जिमान को FIA के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पाकिस्तान और इटली में 25 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं और गुज़श्ता 8 माह से ये वारदातें कर रहे हैं। हजरत पीर शेख अनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात की तैयारियों के हवाले से दरबार में इजलास हुआ जिसमें सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। हज़रत पीर शेख अनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जुमा के रोज़ बाद नमाज ज़ुहर शुरू होंगी। इस हवाले से सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए दरबार में इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन अमूर मजबिया कमेटी हाजी एजाज, SHO थाना सिविल लाइन आबिद रशीद, असिस्टेंट मैनेजर औकाफ काशिफ नदीम, वाइस चेयरमैन अमूर मजबिया कमेटी मेहर अफजल, मेंबर अमूर मजबिया कमेटी मियाँ शहबाज मेहर सईद और निगरान दरबार अब्दुल मजीद समेत दीगर शरीक थे। SHO सिविल लाइन ने बताया
کہ तकरीबात के दौरान 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे और ज़ायरीन की 3 मकामात पर तलाशी ली जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस ने महकमा औकाफ को दरबार में जारी तरक्याती काम रोकने की हिदायत की, जबकि मुहल्लिका मार्केटें भी बंद करवाई जाएंगी। दूसरी जानिब महकमा औकाफ ने उर्स के तमाम इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दे दी है। उर्स के दौरान महफिल समा और नात का इनेकाद भी किया जाएगा। लेस्को हुक्काम ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए आइस फैक्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस से लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली, जबकि बिजली चोरों की जानिब से हुक्काम को संगीन नतायज की धमकियां दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद सेपरा की ये रिपोर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सियाल और एससी अरशद रफीक की हदायत पर एडिशनल एससी एमएनटी मुजाहिद इस्लाम बिल्ला और एसडीओ राजा नदीम ने अमले के हमरा कार्रवाई की, जिसके नतीजे में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। हुकाम के मुताबिक बशीर आइस फैक्ट्री मोमिनपुरा में मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी की जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। आइस फैक्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेजेस की चेकिंग शुरू की है, स्पेशल कैंपेन है ये। इस दौरान आज ही मोमिनपुरा रोड पे एक आइस फैक्ट्री हमने पकड़ी है, जो कि एक अलहदा मीटर लगा के डोमेस्टिक 3 फेज उसको टेम्पर करके उससे वो आइस फैक्ट्री का लोड इस्तेमाल कर रहा था और वहां से बिजली चोरी कर रहा था। दूसरी जानिब बिलालगंज सब डिवीजन के एसडीओ अमजद हुसैन नागरा की निगरानी में टेप रोड पर प्रिंटिंग प्रेस समेत 2 जगह पर कार्रवाई की गई और लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। दोनों मीटरों में स्विच सिस्टम लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। चोरी को हम जो है ना बिल्कुल जड़ से उखाड़ेंगे। उसके लिए हमें जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं, हम इंशाल्लाह जो है चोरी को मुकम्मल कंट्रोल करेंगे इसको, चाहे हम उसके लिए जो भी सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े। बिलाजगंज सब डिवीजन हुकाम के मुताबिक मीटर उतारने पर सार्फिन की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी गयी। एक सारिफ नजमुन निसा के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी गई है। कैमरामैन हाफिज बाबर और सजाद अहमद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून, कौमी ताजर इत्तेहाद, केमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान अकबरी मंडी समेत दीगर ताजर तंजीमों ने लोड शेडिंग के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। अकबरी मंडी चौक में होने वाले मुजाहरे में रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक, रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अमजद भट्ट, शेख मुमताज, महबूब अनवर बॉबी, मलिक अजहर आवान, चौधरी उमर, ख्वाजा सलाहुद्दीन, असलम लकी, मलिक ताहिर रहमान, सुहेल भट्ट, काजी नवाज और मोहम्मद असलम समेत ताजिरों और मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सर्कुलर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक रही। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक ने कहा कि इस वक्त मुल्क में 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के सालाना कॉन्वोकेशन में पैटर्न गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा ने 128 तालिबात में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। तकरीब से मुतालिक मजीद जानते हैं आमिर डार की इस रिपोर्ट में। फिरोजपुर रोड पर अली इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में होने वाले कॉन्वोकेशन में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सैयद बाबर अली शाह और रेक्टर शाहिद मजीद समेत फैकल्टी मेंबरान, तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। रेक्टर शाहिद मजीद ने खिताब करते हुए इंस्टीट्यूट की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए पास आउट होने वाली तालिबात को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अली इंस्टीट्यूट तालीमी मैदान में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आज के दौर में हमें भी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अपने तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। Today's world, no nation can develop and prosper without a clear dependence on knowledge, information and high-level analytical skills. तालिबात ने डिग्रियां और मेडल्स मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिल गया है। Immense pleasure to me that I got the degree today, the B.Ed program, and even I was awarded with the best teacher of my session. I think it's not my achievement, it's the achievement of all my family. I am very happy because I did a lot of hard work for gaining this reward. तकरीब के आखिर में गवर्नर पंजाब ने फारिगुल तहसील तालिबात में डिग्रियां, नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में मेडल्स और नकद रकूम भी तकसीम की। कैमरा टीम के साथ आमिर डार, सिटी 42। शहर भर से खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर में नाबीना अफराद के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पैरामेडिकल स्टाफ का अपने मुतालिबात के हक में नवे रोज भी एहतजाज जारी रहा। पैरामेडिकल अलायंस की जानिब से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आउटडोर और इंडोर्स में सुबह 8 से 10 तक 2 घंटे की हड़ताल रही, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। रेल मजदूर इत्तेहाद के ज़रिए तमाम डीजल इंजन शेड में मुलाजमीन ने भी तनख्वाहों और टेक्निकल अलाउंस में इजाफे के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रखा। रेलवे मुलाजमीन ने 2 घंटे का अलामती बाइकआउट किया और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
उधर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अरकान ने हुकूमत से तनख्वाहों में 200% इजाफे के लिए AG ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। एपका सूबाई सदर हाजी इरशाद ने धमकी दी कि क्लर्क्स की तनख्वाहों में 200% इजाफा न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब बसारत से महरूम अफराद भी अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकल आए। क्लब चौक में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बसारत से महरूम अफराद ने एहतजाजी बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नाबीना अफराद के लिए मुलाजमतों में 2% कोटा मुकर्रर किए जाने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं होता। जबकि कच्ची आबादी सदर झलारा के 386 घरों पर मुश्तमिल कच्ची आबादी के मकीनों ने मालिकाना हुकूक न मिलने के खिलाफ तुफैल रोड कैंट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना दिया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। नाज़रीन, गज्जुमता नाले में मुसाफिर बस गिरने के वाक़े के नतीजे में अब तक 11 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं और इस हवाले से मज़ीद जाए हादसा पर क्या तफसीलात हैं जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा कि 11 से ज़ायद मजदूर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, इस हवाले से मज़ीद इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त हम काना के इलाके में गज्जुमता जो रूही नाला है यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक मुसाफिर बस जो थी वो थे, उनमें से 11 अफराद जो सीरियस थे उनको रेस्क्यू 1122 ने जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर उनमें से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस बारे में जो यहाँ के फैक्ट्री के जो मजदूर थे उनका कहना था कि अली टेक्सटाइल मिल की ये बस थी और यहाँ पर नाले के बिल्कुल पास ही उन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ था। जब मिल के अंदर से तमाम मजदूर निकल के बस में सवार हुए तो बस को अपने सफ़र पर रवाना होने के लिए यहाँ से निकली तो इसी दौरान गाड़ी बैक करते हुए जो बिल्कुल साथ था नाले के साथ कोई हिफाजती दीवार नहीं है, उस नाले के अंदर बस गिर गई जिसके अंदर जो 40 से 50 लोग थे जो फैक्ट्री के मजदूर थे वो तमाम के तमाम अफराद जो थे बस के अंदर मौजूद थे और बस जो थी वो नाले में गिर गई। इसके फौरी वाक़े के बाद रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी टीमों ने यहाँ पे मूव किया और उन्होंने तमाम जो ज़ख्मी थे उनको निकाल लिया गया, जबकि बस जो थी उसको भी ट्रेन के ज़रिए यहाँ से निकाल लिया गया था और तमाम जो ज़ख्मी हैं उनको जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जबकि बाकी जो अफराद थे उनको फर्स्ट एड देकर यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गज्जुमता नाले में जो है वो मुसाफिर बस गिरने के वाक़े के हवाले से कि तमाम मुसाफिरों को जो है वो निकाल लिया गया और जो 11 मजदूर जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक थी और उनको जो है वो जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर 4 की हालत इस वक्त जो है वो डॉक्टर्स के मुताबिक तशवीशनाक बताई जा रही है। बाकी तमाम मुसाफिरों को, तमाम मजदूरों को जो है वो रेस्क्यू ज़राए ने निकाल लिया है और दूसरी जानिब जो है वो जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त 11 मजदूर जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जानते हैं शहजाद खान से। शहजाद, आप इस वक्त जो है वो जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इधर की। जी मुदस्सर, मैं आपको बताता चलूँ कि गज्जुमता के करीब एक बस नाले में गिरने से 11 अफराद जख्मी हुए हैं। अगर जख्मियों की नोयत के हवाले से बात की जाए तो इनमें से 10 की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। एक मरीज जो है वो इसमें उसकी हालत जो है वो खतरनाक है, उसको थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक उसको मुतासरा मरीज को जो है वो तिबी इमदाद दी जा रही है। जब मेरी मुतासरा मरीजों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये वाक़या जो है ये ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया, जो वो गाड़ी को रिवर्स करते हुए जो गाड़ी थी वो नाले में ही जा गिरी और नाले में गिरने से वो जख्मी हो गए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ड्राइवर था वो मौका से फरार हो गया। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद खान, हमें अपडेट कर रहे थे जनरल हॉस्पिटल की सूरत हाल के हवाले से, जहां 10 से ज़ायद जख्मियों को लाया गया है और 10 की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एक मरीज जो है ताहाल तशवीशनाक हालत में और उसे थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से जब रिपोर्टर ने जख्मियों से बातचीत की है तो उनके सामने आया है कि ड्राइवर की गफलत के बायस ये हादसा पेश आया है और ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। जाली चेक फ्रॉड केस में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को जख्मी कर बैठा, लेकिन हथकड़ी से फिर भी न बच सका। CIA पुलिस के फाइनेंशियल क्राइम यूनिट के मुताबिक मुगलपुरा के रिहायशी मुख्तार अहमद जाली चेक केस में इश्तहारी था।
منگل کی صبح بوڑوالا چوک میں CIA کی کارروائی کے دوران ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن توازن بگڑنے کی وجہ سے گر کر اپنی بائیں ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر کے میو ہاسپٹل منتقل کر دیا، جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ملزم مختار احمد کے مطابق پولیس ملک رشید نامی شخص کی ملی بھگت سے اسے کیس میں پھنسا رہی ہے۔ اس کا جاری چیک کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک نے کہا ہے کہ حلقہ PP 148, 151, 152 اور 161 میں مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی ایک ہفتے میں مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات مزنگ میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون لاہور شعیب خان نیازی، وزیر اعلیٰ کے کوارڈینیٹر عثمان تنویر، عالم بٹ، اقبال شاہد، عطر بٹ، محمد شکیل، سعید خان اور میاں اقبال سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ پرویز ملک نے کہا کہ تنظیم سازی میں پرانے کارکنوں کا خیال رکھا گیا ہے اور انہیں ہی عہدے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور تنظیم سازی کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے چین سے آئے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ مقررین نے پاک چین دوستی کو ہمالیت سے بلند اور شہد سے میٹھی قرار دیا۔ چینی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ PC ہوٹل میں ہونے والی ظہرانہ تقریب میں MPA چودھری عبدالغفور رانا، محمد ارشد MD ٹورزم، حبیب اللہ گیلانی، سیکرٹری یوتھ افیئر ہارون احمد خان اور چینی وفد نے شرکت کی۔ ظہرانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری عبدالغفور نے کہا کہ چینی وفد کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان آ کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، کوئی دشمن اس میں خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ MPA رانا محمد ارشد نے کہا کہ پاک چین دوستی پر انہیں بہت فخر ہے، رہتی دنیا تک یہ دوستی قائم رہے گی۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رکھیے۔ لاہور نے ٹیوب ویلز کے جنریٹر سے ڈیزل کی چوری روکنے کے لیے DMO ملک مشتاق ٹوانو کو نگران مقرر کر دیا ہے۔ شہر بھر میں واسا کے 100 ٹیوب ویلز کے ساتھ جنریٹر لگائے گئے ہیں جو بجلی جانے کی صورت میں پانی کی فراہمی یقینی بناتے ہیں۔ ان میں سے 200 کلو واٹ کے جنریٹر میں 1 گھنٹے میں 18 سے 20 لیٹر اور 300 کلو واٹ کے جنریٹر میں 30 سے 35 لیٹر ڈیزل خرچ ہوتا ہے۔ 500 کلو واٹ کا جنریٹر 50 سے 60 لیٹر اور 1000 کلو واٹ کا جنریٹر 100 لیٹر ڈیزل استعمال کرتا ہے۔ ان تمام جنریٹر سے مسلسل ڈیزل کی چوری کی شکایات موصول ہو رہی تھیں، جس پر DCO نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ملک مشتاق ٹوانو کو نگران مقرر کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قائم کردہ کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں ڈاکٹر تنظیموں نے گریڈ 18 سے گریڈ 22 تک سروس اسٹرکچر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس خواجہ سلمان رفیق کی سربراہی میں ہوا، جس میں سیکرٹری صحت عارف ندیم، سیکرٹری ریگولیشن چودھری محمد الیاس، سیکرٹری قانون ڈاکٹر عبدالحسن نجمی، سیکرٹری پراسیکیوشن معروف افضل، ڈاکٹر ناصر عباس، ڈاکٹر تنویر اشرف، ڈاکٹر اظہار چودھری، ڈاکٹر حق نواز بھروانہ اور پروفیسر ڈاکٹر سعد نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈاکٹرز کی تنظیموں کے نمائندوں نے حکومت پنجاب سے گریڈ 18 سے 22 تک کا سروس اسٹرکچر مانگ لیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹروں کو براہ راست گریڈ 17 کی بجائے گریڈ 18 میں بھرتی کیا جائے اور 5 درجاتی سروس اسٹرکچر دیا جائے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے چیف آرگنائزر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ہاتھ میں گٹار نہیں ہے، ہم نوجوانوں کو بلوں کے گھر جانے کا درس نہیں دیتے بلکہ مساجد جانے کی تلقین کرتے ہیں۔ محبوب پارک شاہدرہ میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں چیف آرگنائزر یوتھ ونگ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، آرگنائزر لاہور چودھری وسیم قادر، سینئر نائب صدر لاہور میاں عمران، اراکین پنجاب اسمبلی سکینہ شاہین اور رانا اقبال، رانا نصر اقبال، احمد سعید، ڈاکٹر فوزیہ، میاں امتیاز، میاں احسان اور ساجد چوہان سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ یونین کونسل کی سطح پر یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کی جا رہی ہے۔ یوتھ ونگ 2 قومی نظریے کا محافظ ہے۔ انہوں نے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے تحریک انصاف کے لیے جذبہ بڑھاؤ ممبر بناؤ کے نام سے 30 روزہ ممبر سازی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ممبر سازی مہم کے حوالے سے INSF لاہور ریجن کے صدر محمد عثمان نے جیل روڈ مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار کسی سیاسی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ نے ممبر سازی مہم کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اسٹوڈنٹس ونگ کے کارکن جذبہ بڑھاؤ ممبر بناؤ مہم کے نام سے 30 روزہ ممبر سازی مہم کے دوران گھر گھر جا کر تحریک انصاف کے لیے ممبر سازی کریں گے۔ اس مقصد کے لیے موبائل فلکس سمیت ممبر سازی کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ محمد عثمان نے بتایا کہ ممبر سازی کا مقصد عوام میں تبدیلی کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ USAID کے چیف اکانومسٹ تھامس مورس نے 3 رکنی وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ کیا اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔
USAID کے چیف اکانومسٹ تھامس مورس نے پاکستان کی معیشت پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی معیشت کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے فوری معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اگر اس میں تاخیر کی گئی تو معاشی حالات مزید خراب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی دعوے کے برعکس رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3% رہے گی۔ پاکستان میں بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے اور ٹیکس دہندگان سے حاصل ہونے والی رقم کا بڑا حصہ دفاعی اخراجات، سبسڈی اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ غیر ترقیاتی اخراجات پر بھاری رقم خرچ کرنے کے بعد حکومت کے پاس توانائی کی قلت پر قابو پانے اور سماجی ترقی پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہیں بچی۔ شہر بھر سے خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ اور اب کچھ بات آج کی عدالتی کارروائی پر۔ ہائی کورٹ نے شازیہ اغوا کیس میں مقدمے اور عدالتی فیصلے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے مدعی مقدمہ شازیہ کے والد کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں شازیہ اپنے وکیل ملک آفتاب اسلم کے ہمراہ پیش ہوئی۔ عدالت نے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شازیہ اغوا میں نذیر احمد کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے اور وہ 5 سال سے جیل میں ہے۔ پولیس نے شازیہ کا بیان ریکارڈ نہیں کیا اور نہ ہی اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بیان کے بغیر ہی ایڈیشنل سیشن جج نے نذیر احمد کو سزا سنا دی۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کرنے اور نذیر احمد کی سزا کو معطل کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ لڑکی کی شناخت کیسے ممکن ہے۔ وکیل نے جواب میں کہا کہ والدین لڑکی کو شناخت کر سکتے ہیں، جس پر عدالت نے تھانہ سانگلہ ہل کے SHO کو ریکارڈ پیش کرنے اور ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے مدعی مقدمہ شازیہ کے والد کو بھی طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت میں سماعت کے بعد شازیہ بی بی کے والد دولت خان اور والدہ صاحب بی بی بھی ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ شازیہ کی والدہ بیٹی کو گلے لگا کر روتی رہی۔ شازیہ کے والد دولت خان نے کہا کہ اس کی بیٹی کو نذیر احمد نے ہی اغوا کیا تھا۔ صارف عدالت نے لاہور آنے والے 4 مسافروں کو دبئی ایئرپورٹ پر 28 گھنٹے انتظار کرانے پر شاہین ایئر لائن انٹرنیشنل کو فی مسافر 50,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صارف عدالت میں علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی سلیم احمد، عامر قدیر زبیر اور شاہین ایئر لائنز انٹرنیشنل کے خلاف 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ دعوے میں موقف اختیار کیا گیا کہ وہ لاہور سے دبئی گئے، جہاں چند روز قیام کے بعد واپس لاہور آنے کے لیے شاہین ایئر لائنز انٹرنیشنل سے بکنگ کرائی۔ وقت مقرر پر جب دبئی ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں جہاز میں سوار کرنے کے بعد واپس لاؤنج میں لا کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ فلائٹ لیٹ جائے گی۔ لاؤنج میں کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ 28 گھنٹے تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوئے اور لاہور بروقت نہ پہنچنے پر وہ کئی کام بھی سر انجام نہیں دے پائے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ان کو ذہنی اذیت پہنچانے پر شاہین ایئر لائن انٹرنیشنل سے 1 کروڑ روپے ہرجانہ دلوایا جائے۔ عدالت نے 4 مشیرین کے الگ الگ دعووں پر سماعت کے بعد شاہین ایئر لائن انٹرنیشنل کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے انتظامیہ کو 4 مسافروں کو فی کس 50,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جانیں گے سٹی تعلیم میں۔ کیمبرج مدرسۃ البنات کے زیر اہتمام تاریخ اور معاشرتی علوم کے موضوع پر بین الجماعتی کوئز مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ کوئز مقابلوں سے متعلق مزید جانتے ہیں ایمن طاہر سے۔ لیک روڈ پر واقع کیمبرج مدرسۃ البنات میں منعقدہ تقریب میں ہیڈ مسٹریس رخشندہ سعید، ایڈمن آفیسر نصرت نیازی، اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر 6ٹی، 7ویں اور 8ویں جماعت کی طالبات کے درمیان تاریخ اور معاشرتی علوم کے موضوع پر کوئز مقابلے ہوئے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ ایسے مقابلوں سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئز میں بہت مزہ آتا ہے، ہمیں کافی نالج ملتی ہے اور ہمیں آڈینس کو فیس کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ اور ہمیں ٹیم ورک میں کافی مزہ آتا ہے۔ بہت اچھی چیز ہے کہ اسکولس والے جو ہیں کوئز کرواتے ہیں، اس سے ہماری نہیں بلکہ دوسرے بچوں کی بھی نالج بڑھتی ہے، خاص طور پہ ہسٹری میں۔ کوئز کمپٹیشن جو ان سے ہے وہ ہونا چاہیے، اس سے بچوں میں اسٹڈی کا بھی اضافہ ہوتا ہے اور کانفیڈینس بھی آتا ہے بچوں پہ بولنے کا، اور ہمارے اسکول والے اس سے نالج بھی بڑھتا ہے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس رخشندہ سعید نے کہا کہ اسٹوڈنٹس ان کے لیول کے اکارڈنگ ان کو ڈفرینٹ ٹاپکس دیے گئے، جس میں کلاس 6، 7 اور 8 کے اسٹوڈنٹس نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں جو ٹاپکس ہیں جیسے ہسٹری آف پاکستان ہے، اس کے بعد انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، اس کے بعد ڈفرینٹ امپائرس بھی ہے، اور ہسٹورین ڈیٹیکٹیوس پہ یہ کمپٹیشن ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر کوئز مقابلوں میں کامیاب ہونے والے طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین منیر کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ شہر میں آج کھیل کی سرگرمیاں کیا رہیں آپ کو بتائیں گے سٹی اسپورٹس میں۔
نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں نیلے رنگ کی ٹرف بچھانے کے لیے کام کا آغاز دوبارہ کر دیا گیا ہے۔ کانٹریکٹر عثمان افریدی نے ضد چھوڑ کر شاک پیڈ اکھاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عامر رضا خان۔ اولمپک 2012 کی تیاریوں کے لیے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں نیلی ٹرف بچھانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں سوالو انٹرنیشنل کمپنی کو مارچ میں ورک آرڈر جاری ہوا۔ ٹرف کی پائل اکھاڑنے کے بعد کنٹریکٹر عثمان افریدی نے شاک پیڈ اکھاڑنے تھے، جس سے انہوں نے انکار کرتے ہوئے کام روک دیا۔ اس کے بعد سپورٹس بورڈ پنجاب نے 12 نوٹسز جاری کیے۔ 12 مئی کو سپورٹس بورڈ کی جانب سے حتمی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، جس میں کنٹریکٹ ختم کرنے کی وارننگ دی گئی۔ حتمی نوٹس کے بعد کنٹریکٹر کمپنی نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شاک پیڈ اکھاڑنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کنٹریکٹر عثمان افریدی کے مطابق شاک پیڈ اکھاڑنے سے وقت کا ضیاع ہوگا۔ ایز پر آرڈر ہم اس شاک پیڈ کو اتارنا شروع کر دیا، آج سے ہم نے شروع کر دیا، مگر پہلے منٹ میں ہمیں جو رزلٹ ملا ہے اس کا، میں پھر ایک دفعہ درخواست کرتا ہوں اپنے اتھارٹی سے، ہمارے آنریبل ڈائریکٹر جنرل صاحب سے کہ وہ خود اس معاملے میں آ کے تھوڑا سا سائٹ کی وزٹ کر لیں۔ ڈائریکٹر صاحب سے جو مجھے لیٹر دے رہے ہیں وہ کائنڈلی آ کے وزٹ کر لیں۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کے ذرائع کنٹریکٹر کی جانب سے کی جانے والی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کنٹریکٹر کثیر رقم اپنی اور اپنے حواریوں کی جیبوں میں بھرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس معاملے کی شفاف انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں۔ لاہور چیمبر میں آئندہ ماہ برطانیہ میں ہونے والی نمائش کے سلسلے میں پری سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکسپورٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پری سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے 15 سے 17 جون تک مانچسٹر میں ہونے والی پاک UK ایگزیبیشن کے کنسلٹنٹ ہیڈ راس پیش نے بتایا کہ برطانیہ میں ایشیائی تاجروں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے تاجر فیشن، ڈیزائننگ اور فرنیچر سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ پاکستانی اشیاء سستی اور معیاری ہونے کی وجہ سے برطانیہ کی منڈی میں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں۔ لاہور چیمبر کے صدر عرفان قیصر شیخ نے بتایا کہ لاہور چیمبر کے ایک بڑے تجارتی وفد کے ہمراہ پاک UK ایگزیبیشن میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔